बच्चों लोग आज के क्लास में स्टार्ट करने वाला है चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, खत्म जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बट इससे आपका बोर्ड का जो वेटेज होता है जनरली 3 मार्क्स का बोर्ड में आता है। इससे आई थिंक इस बार ये बोर्ड का पार्ट नहीं है, इस बार के बोर्ड का पार्ट नहीं है, तो इससे 3 मार्क्स का बोर्ड में आता था अपने पास, तो शायद इस बार के सीबीएसई बोर्ड में पार्ट हटाया हुआ है। ठीक है, प्लस इससे क्या क्वेश्चन क्या आता है आपके आपके जेई में या आपके नीट में क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो आपका एक क्वेश्चन नीट में और मेन में क्वेश्चन इससे आ सकता है 1 मार्क का। मैं 1 मार्क का बोल रहा हूँ, 4 मार्क का, यानी 1 क्वेश्चन इसमें आने का चांस काफी रहता है। ठीक है प्लस ये चैप्टर हटाया गया है किससे, सीबीएसई बोर्ड से। मे बी आईसीएसई बोर्ड में चैप्टर हो और आपके सीएचएसई बोर्ड में भी चैप्टर हो, उसमें मैं देखा नहीं हूँ। सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर हटाया गया इस साल के लिए। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान ना चैप्टर के बिगिनिंग में कुछ बेसिकली हम लोग इसमें बात शुरू में करेंगे ड्रग के बारे में, यानी दवा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो ड्रग का डेफिनेशन दिया हुआ है कि ड्रग आर केमिकल ऑफ लो मोलिकुलर मासेस व्हिच कैन इंटरैक्ट विद द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमको दवा लेते हैं, इंटेक लेते हैं। ठीक है, तो दवा का बोला है कि इसका जनरली मॉलिक्यूलर मास लो होगा और इंटरेक्ट करेगा मैक्रो मॉलिक्यूलर मासेस से। मैक्रो मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है, तो हमारे बॉडी का जो प्रोटीन्स होता है ना, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम जहाँ अमीनो एसिड्स का जो चेन होगा, ठीक है, तो उन पे अटैक करता है। तो अमीनो जो भी हम बात करते हैं प्रोटीन सब क्या होता है, वो सब होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजी के जो हमारे बॉडी में जो भी चीज़ है वो होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर। तो उसे इंटरेक्ट करके क्या होता है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, होता है ना। तो ये इसके डेफिनेशन पे हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, यानी ये आप लोग रीड कर लेना, मैं नोट शेयर कर दूंगा आप लोग सर। ठीक है, तो केमियोथेरेपी ये सब से अपने काम का कोई चीज़ है नहीं, आप लोग के लिए आपको रीड करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करना है कि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बस फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो बता के मैं निकलूंगा। ठीक है, तो एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट ऐसा आपको रीड करना है। ठीक है, तो अपने काम का जो चीज़ है, तो मैं चल रहा हूँ क्लासिफिकेशन से, मतलब जो दवा का जो क्लासिफिकेशन है उसमें डायरेक्टली मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने मैं एक कॉन्सेप्ट मैप शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। ये जो कॉन्सेप्ट मैप है आपके पास है, कॉन्सेप्ट मैप ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ध्यान देना। इस मैप में जो अपने काम का चीज मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान देना। यहाँ बात किया गया ड्रग का। ठीक है, अब ड्रग का टाइप होता है, ड्रग का टाइप क्या होता है जी, तो ड्रग का टाइप होता है एंटासिड्स। क्या होता है, एंटासिड। तो ड्रग का टाइप हो एंटासिड, तो आपके नोट्स में दिख रहा होगा यहाँ पे एंटासिड। ठीक है, अब ध्यान देना एंटासिड का रोल क्या होता है। तो ध्यान देना, जब एंटासिड का बात करते हैं तो हमारे बॉडी के, हमारे स्टोमक में क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी में कहीं नहीं कि एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टोमक में। तो आपको पता है कि आपको बॉडी में एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड का काम क्या होता है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है आपको। ठीक, तो डाइजेशन में अगर हेल्प करेगा, तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपके बॉडी में अगर मान लेते हैं कि अगर कोई फूड ही नहीं हो, जैसे बोलता ना कि हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगा सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, तो क्यों, क्योंकि आपका अर्ली मॉर्निंग बॉडी में पेट में एसिड है, और अगर आपका फूड नहीं इंटेक करो तो क्या होगा, जो एसिड है वो आपके अंदर वाले स्टोमक पे अटैक करेगा और उसको जलाएगा, बर्न करेगा, तो आपको स्टोमक में बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो आपको ये एसिड है, एसिड बर्न मतलब एसिड बर्न आपको फील होगा। ठीक है, इसी को लोग बोलते हैं एसिडिटी हो रहा है। तो पॉइंट होता है कि अगर आपके बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस है जो यूज नहीं हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी होगा। अब एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एंटासिड का काम क्या है, आपके बॉडी के एसिड को न्यूट्रलाइज करना। जैसे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है
उसको न्यूट्रलाइज करना। अब ध्यान देना, आपको जब डेफिनेशन पूछा जाएगा तो पहली बात तो ये बोर्ड में सलाह को देना है नहीं, तो इससे ज़्यादा मेरे को टेंशन है नहीं, ठीक है। बोर्ड में देना होता तो अब एनसीईआरटी का जो लाइन्स है उसी को लिखना है डेफिनेशन में, मतलब ये समझाने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का लाइन्स होगा उसी को आपको प्रोड्यूस करना आपके एग्जाम में, ठीक। अब ध्यान, एंटासिड दो टाइप का होता है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे एंटासिड के एग्जाम्पल्स जो है, तो एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल्स है ऑलरेडी इस नोट्स में मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, तो आपको जितना भी एग्जाम्पल्स हो एनसीईआरटी में सारा याद होना चाहिए। तो एनसीईआरटी को क्रॉस चेक कर लेना, कुछ एग्जाम्पल में छोड़ा हो तो उसको भी ऐड कर लेना। तो अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है उसको लिया गया। अब ध्यान रखना, इसमें NaOH और KOH को नहीं ले रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस है कभी उसको हम इंटेक नहीं करते हैं, जो आपको इंटेक करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइल्ड बेस लिया हुआ है जिसको आप इंटेक कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहाँ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप देखोगे, ठीक है, पिंक कलर का बोतल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका वो होता है बेसिकली MgOH हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या होता है, सब माइल्ड बेस होता है, इसको बॉडी के अंदर ले सकते हो। तो क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर के HCl को क्या करके न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, एंटासिड्स में ध्यान देना, उसके बाद एंटासिड का दो कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी क्या है, जो आपके एसिड को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे कि आपके बॉडी में जो एसिड प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है ना उसी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कुछ मेडिसिन खाते होगे, जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे साइड, यहाँ देखोगे, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ सिमेंडिडिन, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपके जो रिसेप्टर होता है जो एसिड प्रोड्यूस करने में जो सिग्नल देता है उसको ब्लॉक करता है। यानी आप इसको यूज करने से क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर एसिड का जो प्रोड्यूस का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन हुआ, या फिर एक जैनटेक होता है, कॉमर्शियल होता है इसका, ये भी क्या होता है, ये भी सेम काम करेगा। अब पॉइंट है कि हम जो पहले यूज कर रहे थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये आपके प्रोडक्शन को कुछ नहीं करेगा, बस जो एक्सेस प्रोड्यूस न्यूट्रलाइज कर रहा है। और ये जो ड्रग का हम बात करें, ड्रग क्या कर रहा है कि आपके प्रोडक्शन को ही कम कर दे रहा है। तो ये ड्रग बेटर है, क्योंकि जो इसका सोर्स है उसको ही ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। यानी एसिड प्रोड्यूस एक्सेस होने नहीं देगा, ये ध्यान देना। तो ये एग्जाम्पल सबको याद होना चाहिए। ये रहेगा एंटासिड्स के बारे में। नहीं ध्यान देना, अगला ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग एंटीहिस्टामिन्स। तो ध्यान देना, एंटीहिस्टामिन्स क्या करता है, तो ध्यान देना, हमारे बॉडी में एक हिस्टामिन एक एंजाइम होता है। हिस्टामिन एक बॉडी का ही पार्ट है, हार्मोन्स बोलो या एंजाइम बोलो, तो जो आपको एलर्जी के लिए प्रोन करता है। मतलब किसी से आप एलर्जिक हो तो क्या होता है, आपके बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है जो आपको उस एलर्जी से क्या वो प्रोन करेगा। जैसे मान लो कि किसी को फ्लावर से एलर्जी होता है, ठीक है, किसी को डस्ट से एलर्जी होता है, तो उस इफेक्ट को बढ़ाएगा वो हिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन का काम क्या होता है, जो उस हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा, यानी जो आपके अंदर जो एलर्जी को बढ़ाने का काम कर रहा है उसको ब्लॉक करता है। कौन करता है, एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। तो एंटीहिस्टामिन का एग्जांपल क्या क्या हुआ जी, उसको देख लेना आप लोगों को। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एंटीहिस्टामिन डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, these are the drug which interfere with the natural action of the histamines and prevent the allergic action. For example, देखो रेनिटाइन क्या है, बेसिकली इसको हम यूज करते किस लिए करता है, आपके एसिडिटी को ब्लॉक करने के लिए। अल्टीमेटली हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन स्टिमुलेट करके HCl मतलब HCl बॉडी में HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो रेनिटाइन क्या करेगा, आपके बॉडी को रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा कि जो एसिड प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा था चीज़ों को, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो एग्जाम्पल हो सकता है, इसको स्पेल कर लेना, ठीक है। ये रहेगा आपका एंटीहिस्टामिन के बारे में। सिमिलरली क्या होता है, अगला जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है उसको बोलता हूँ ट्रायंकुलाइजर्स, ठीक है। ट्रायंकुलाइजर्स, तो एंटासिड पढ़ लिए, एंटीहिस्टामिन कवर हो गया। ट्रायंकुलाइजर किसको बोलते हैं, जैसे मान ले कि कभी स्ट्रेस होता है, किसी को स्ट्रेस हो गया, टेंशन में कोई आ गया, ठीक है, तो या मेंटल डिसऑर्डर कुछ है या अचानक से बहुत, तो उस केस में लोग
ट्रैंकुलाइजर देते हैं, ठीक है, ताकि एक सेंस ऑफ वेल बीइंग का इफेक्ट आए। ठीक, बहुत लोग इस चक्कर में क्या स्मोक करते हैं, बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट ही बोल सकते हो तुम। मतलब एक सेंस ऑफ वेल बीइंग होने के लिए लोग इसको ऑप्ट करते हैं। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर जो है वो उसका एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन होने का मतलब है आपको जब भी स्ट्रेस होगा तो फटाफट क्या चाहोगे, स्ट्रेस से खत्म करने के लिए उसको उसको दवा को ले लोगे। इसलिए क्या होता है, ट्रैंकुलाइजर को देने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। मतलब आपको ऐसे नहीं मार्केट में मिलेगा, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, तो ट्रैंकुलाइजर लॉजिक यह है कि अगर अगर आप हल्का भी स्ट्रेस में होगे तो फटाफट दवाई खा लोगे। ठीक है, तो वो सही सॉल्यूशन नहीं होता उस चीज़ का। तो ध्यान रहा, जो ट्रैंकुलाइजर का डेफिनेशन क्लियर आप लोगों को, एग्जाम्पल्स जो होगा वो यहाँ पर लिखा होगा सारा। ठीक है, आप पेंसिल में देख लेते ट्रैंकुलाइजर कहाँ दिखा हुआ है। तो ट्रैंकुलाइजर को समटाइम बोलते हैं लोग एंटी 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 डिप्रेसेंट ड्रग ही बोलते हैं लोग। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे ट्रैंकुलाइजर का, यहाँ यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक, ये सब जो नाम को आई थिंक आपके नोट्स में मैं डाल दिया हूँ, जो माइंड मैप है उसे नाम। तो इसमें चैप्टर में क्या है ना कि सारे का एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए आपको, सारे का एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपका ट्रैंकुलाइजर का, तो चेक कर लेना कि एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। तो आपको इंचर से चेक करना, आपको बस देना कि एग्जाम्पल्स सारा चीज़ यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। अब ध्यान देना होता क्या है कि आपका जो एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी में जो फिगर्स दिया हुआ तो कभी कभी फिगर्स पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुका है। इवन जेईई में क्या करता है, कहाँ से फिगर्स पे क्वेश्चन है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फिगर्स में क्वेश्चन देखोगे तो मैं बताऊंगा कि फिगर्स जो दिया होता है कहीं कहीं फिगर से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। तो अभी के लिए फिगर याद मत करना, मैं जो बोलूंगा उस फिगर को बस आप याद करना कि किस फिगर का, किस कमांड का फिगर याद होना आपको चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना, अगला जो ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या आपके पास है, तो एनाल्जेसिक। ठीक है, तो एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर। क्या बोल सकते हैं लोग, पेन किलर। ठीक है, तो पेन मतलब आपको पेन से अगर रिलीफ लेना है तो आप एनाल्जेसिक का यूज करते हो। अब ध्यान देना, एनाल्जेसिक दो टाइप का होता है, एक होता है नार्कोटिक, एक होता है नॉन नार्कोटिक। मतलब नार्कोटिक मतलब जिसका आपको एडिक्शन हो सकता है, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया। ठीक है, तो ये सब ड्रग्स कैटेगरी में भी आता है। तो नार्कोटिक जिसका आपको एडिक्शन हो सकता है, और एक होता है नॉन नार्कोटिक जिसका आपको एडिक्शन नहीं होगा। तो नार्कोटिक के अंदर कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया और मॉर्फिन हो गया। नॉन नार्कोटिक में पेन किलर क्या होगा, एस्पायरिन कॉमन होता है लोग, जैसे पैरासिटामोल, वो भी आपको पेन को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका नॉन नार्कोटिक्स। ये समझ में आ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ देख लेना। तो अल्टीमेटली एनालिसिस का रूल क्या होता है, पेन से आपको रिलीफ करेगा। ठीक है, बिन ये क्लियर रहेगा आपको। आपका जो मॉर्फिन है इन सब का यूज किया जाता है मेजर सर्जरी में। मतलब बॉडी में अगर हार्ट का किसी का ऑपरेशन होगा तो उनको पेन काफ़ी ज़्यादा होता है आफ्टर, मतलब पोस्ट सर्जरी, तो उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। ठीक है, तो मॉर्फिन जो देते हैं, तो मॉर्फिन का पे काफ़ी कंट्रोल होता है। जिस हॉस्पिटल में मॉर्फिन यूज होता है उसको लॉकर में रखा जाता है। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर उसको उसको यूज किया जाता है। कुछ लोग हम बात कर रहे थे नारकोटिक या नॉन नारकोटिक एनालिसिस का। ठीक है, अगला पॉइंट होता है एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं लोग। तो यार एंटीबायोटिक बोलते हैं उन, जैसे मान ले कि एंटीबायोटिक लोग बहुत लोग खाते भी होंगे, हम लोग हर फीवर में बोलते हैं एंटीबायोटिक, चलो एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, इसका जो ओरिजिन होगा बैक्टीरियल, मतलब इस एंटीबायोटिक को ऐसा बोल सकते हो कि इसको कोई बैक्टीरिया बनाएगा और इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक का डेफिनेशन पर देखो क्या बोला गया इसको। तो एनालिसिस समझ में आ गया आप लोग को।
तो ध्यान देना, लिखा हुआ एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं, तो यह लिखा हुआ है कि केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसका यूज करते हैं किसी दूसरे पे हम लोग, ठीक है। अब एंटीबायोटिक का दो टाइप होता है, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ना, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो इसका मतलब होता है कि जिसको किसी खास चीज के लिए यूज करते हैं, मतलब कि किसी एंटीबायोटिक का यूज सिर्फ हम करेंगे टीबी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो नैरो का मतलब होता है किसी खास चीज के लिए उसका यूज किया जाता है, और कुछ एंटीबायोटिक होता है जो हर जगह काम आ जाता है, ठीक है, मतलब काफी जगह यूज कर सकते हो आप लोग। तो जो काफी नैरो मतलब जो काफी स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है उसको हम नैरो बोल सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो काफ़ी एरिया को कवर कर सकता है, तो उसके एग्जांपल क्या होगा, एम्पिसिलिन, अमाक्सोलिन और अब क्लोरो एम्फिकॉल। इसको एक्स्ट्रा स्पेलिंग सारा चेक कर लें एक बार अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दो टाइप समझ में आएगा आप लोग को, एक होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो कुछ ड्रग जो एक्स्ट्रा, देखो यहाँ जो भी ड्रग है इसको हम इनटेक कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर ले रहे हैं, बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और कुछ ड्रग जो होता है जिसको हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर नहीं लेंगे, स्किन पे अप्लाई करेंगे नहीं, इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं अपने बॉडी पे, ठीक है। तो कुछ होता है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक किसको बोलते हैं, एंटीसेप्टिक का ओरिजिन केमिकल होता है, मतलब उसको केमिकली हम बनाते हैं और जिसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं अपने बॉडी पे, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक का डिसइंफिटेंट, ठीक है। तो याद इसका काम क्या होता है, या तो ये किल करेगा या इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देगा या उसको मार देगा, ठीक है। जो एंटीसेप्टिक होता है उसको आप लिविंग टिश्यू पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी के स्किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो डिसइंफिटेंट होता है उसके बॉडी यानी लिविंग बॉडी के स्किन पर अप्लाई नहीं करते हैं, वो डैमेज करता है, वो टिश्यू को डैमेज करता है, उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दोगे। इसका एग्जांपल्स थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बोला हुआ कि एंटीसेप्टिक का एग्जांपल क्या हो सकता है जी, एंटीसेप्टिक का एग्जांपल लिखा हुआ है सोप्रामाइसिन, बिथेनॉल, आइडोफॉर्म, स्पेलिंग चेक लेना एक बार, और डिटॉल। डिटॉल, अब जो ध्यान देना, जो डिटॉल का कंपोनेंट क्या क्या होता है आपके पास, तो इनसे तो चलते हैं आप लोग बस। यहाँ देखो ये डेटॉल जो होता है, डेटॉल का दो कंपोनेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ है डेटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीलिनोल एंड टर्पिनॉल, दोनों का फिगर बना हुआ है, एक फिगर आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो डेटॉल का दो कंपोनेंट होता है, उससे बना होता है, ये याद रहेगा आपको। अब ध्यान ना, आपका जो फिनॉल है, फिनॉल इस फिनॉल का अगर 0.2% सॉल्यूशन लेंगे ना, 0.2%, तो ये काम करता है जो एंटीसेप्टिक। और इसी का और 1% सॉल्यूशन ले लेंगे तो 1% सॉल्यूशन काम करता है जो डिसइंफेक्टेंट। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि किस केमिकल का दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब जिसको आप यूज कर सकते हो एज ए डिसइंफेक्टेंट भी, और यूज कर सकते हो एज ए क्या, एज ए एंटीसेप्टिक। तो उसका आप आंसर करना फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है तो 0.2% of solution of phenol is act as antiseptic while its 1% solution is act as a disinfectant, ठीक है। ये ध्यान रखना, तो ये हो गया आपका ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो मैक्सिमम ड्रग हम लोग कवर कर लिए। अब ध्यान देना, तो ये हो गया जो हम लोग एज ए दवाई की तरह यूज करते हैं उसका सारा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। कुछ केमिकल हम फूड में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, केमिकल फूड में क्या क्या होगा,
तो केमिकल फूड्स में क्या होता है, तो कुछ होता है स्वीटनिंग, कुछ लोग स्वीटनिंग के लिए यूज करते हैं, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जैसे एग्जाम्पल। अब इस पर मैं बात करूंगा। कुछ होता है एज ए फूड को प्रिजर्व करने के यूज करते हैं, तो होता है फूड प्रिजर्वेटिव। और कुछ होता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी आपके फूड के ऑक्सीडेशन को ब्लॉक करेगा। फूड खराब क्यों होता है, तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे रेंसिडिटी। फूड का ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है, आपका जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, आपका जो फैटी एसिड मतलब फैट जो होता है प्रेजेंट होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। इससे क्या होता है, फूड खराब होता है। तो अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन को ब्लॉक किया जाए, आपके ऑक्सीडेशन को ब्लॉक किया जाए, तो फूड क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा। फूड क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा। ठीक, तो इसलिए आप यूज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, अब ध्यान देना, इसको वन 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 कवर कर लेते हैं हम लोग, इसको वन वन कवर कर लेते हैं। इसको कवर करते हैं एनसीईआरटी से। केमिकल इन फूड्स, इससे पहले चलो इसको खत्म करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव में क्या क्या यूज होता है जी, तो सबसे कॉमन जो होता है केमिकल जो यूज कर सकता है फूड प्रिजर्वेटिव में, NaCl। नमक एक बहुत अच्छा फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों, नमक क्या करता है, जहाँ भी नमक डालोगे तो पानी सलाइन हो जाएगा, तो कोई भी जो बैक्टीरिया उसको ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, बैक्टीरिया के अंदर वाटर, बॉडी में वाटर कंटेंट होगा, तो अगर बाहर के सराउंडिंग में नमक का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो NaCl ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा, ओस्मोसिस होना स्टार्ट होगा। ओस्मोसिस स्टार्ट होगा, तो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो भी वाटर कंटेंट होगा वो बाहर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो बैक्टीरिया का बॉडी के अंदर वाटर बचेगा नहीं तो क्या ग्रो कर पाएगा, क्या नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत सा नमक हम डाल देंगे, तो देखना कि हम ऑलरेडी हम नमक डालते हैं कब, देखना कि घर में जब जब पिकल्स बनाया था, अचार पिकल्स, तो उसमें नमक काफ़ी डाला जाता था। क्यों, नमक के प्रेजेंस में क्या होगा, आपका जो अचार कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई भी सॉल्ट, जरूरी नमक नहीं है, कोई भी सॉल्ट चलेगा। तो चीनी भी काम कर सकता है। आप लोग पढ़े हो ना, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होगे, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस बढ़ाना बस। ठीक है, तो सॉल्ट भी चलेगा, नमक भी चलेगा, चीनी भी चलेगा। ठीक है, तो लेकिन चीनी से बेटर नमक रहेगा, क्योंकि नमक के जो पार्टिकल्स का नंबर क्या होता है वो ज़्यादा होता है। नमक में पार्टिकल्स नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, उसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं ऑयल्स को। तो वेजिटेबल ऑयल क्या करता है, वेजिटेबल ऑयल क्या करेगा, तो ध्यान देना, वेजिटेबल ऑयल क्या करेगा, जो एयर से है, जो एयर से कॉन्टेंट को ब्लॉक हटा देगा। ठीक है, यानी जो आपका एयर का जो कॉन्टेंट है वो ब्रेक कर देगा। ठीक, आपका जो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा क्या होगा, अब सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं तो उसका क्वांटिटी को लो रखना है, ताकि बॉडी, आपके बॉडी में क्या हो, इसका डाइजेशन हो जाए, बॉडी में इसका डाइजेशन हो जाए। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, तो ये रहेगा आपका क्या, फूड प्रिजर्वेटिव। अब बात करते हैं हम लोग स्वीटनिंग एजेंट का। यार आप लोग, डायबिटीज बहुत बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड में। तो डायबिटीज होता क्यों है, तो आपको पता है कि हम लोग जो बॉडी में एक्सेस कैलोरी लेते हैं खाने के थ्रू, उससे क्या होता है, जो कैलोरी कंज्यूम नहीं हो पाता बॉडी में, वो आपको उसके कारण डायबिटीज होता है। ठीक है, तो और जो बॉडी का हम लोग जो फूड लेते हैं उससे, उसका जो मेन कंपोनेंट क्या होता है, ग्लूकोज। तो जो बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाएगा और वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो चीनी खाते हैं, तो चीनी किससे बना, ग्लूकोज से बना होता है। तो चीनी और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो काफ़ी बड़ा सोर्स होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब क्या किया जाता है कि हम लोग चीनी को मीठा मीठा अगर कुछ करना होगा, तो चीनी को मतलब हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। ठीक है, तो अब क्या क्या होता है, तो अभी जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट्स होता है,
इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको बॉडी में जाएगा और आपके जो टंग पे रिसेप्टर पड़ा हुआ है, इन टंग के पास जो रिसेप्टर है उसको मीठा फील कर पाएगा, इन्हें आप मीठा फील करोगे, बट इसे आपके बॉडी में जाके ये आपके डाइजेशन का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब इससे आपको कैलोरी नहीं मिलेगा, बस आपको मीठा फील होगा बट इससे कैलोरी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ समझाया हुआ है। जैसे आप देखोगे एक सैकरीन होता है, ठीक है, अब इसका जो मीठा मतलब ये होता है ना कितना स्वीटर है, तो ये 5 टाइम ज़्यादा स्वीटर होता है आपके केन शुगर से, जो मतलब जो चीनी होता है उससे 550 टाइम ज़्यादा स्वीटर होगा। और ये क्या होता है, इसको लेने के बाद इसका ये आपके बॉडी यानी आपके यूरिन से बाहर चला जाएगा, यानी आपके डाइजेशन का पार्ट ही नहीं बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो इसका यूज क्या होता है, तो जो डायबिटिक पर्सन होता है उसमें कैलोरी का ऐड नहीं होगा, तो उनके बेटर है, उनके लिए बेटर है जो कैलोरी को अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, तो ये इसका इसका फिगर पूछा हुआ है जेएमएन में जी, ये आपको याद होना चाहिए। स्पार्टेम एक स्वीटिंग एजेंट होता है, यहाँ दिख रहा हुआ है, यहाँ पे एक स्पार्टिक एसिड का पार्ट है और यहाँ पे फिनाइल एल्निन इससे बना हुआ है। ठीक है, और ये बोला गया तो इसका जो टाइम्स जो है तो 100 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है आज कम्पेयर टू केन शुगर। ठीक है, ये सैकरीन का फिगर है। ठीक है, अब ध्यान देना, सिमिलरली क्या होता है, एक होता है आपका सुक्रोलोज होता है, क्या होता है, सुक्रोलोज होता है, और इसी में एक होता है एलिटेम, ये होता है एलिटेम। तो एलिटेम का मीठापन क्या होता है, 200 टाइम्स 2000 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। तो इन सब का कुछ कुछ का प्रॉब्लम क्या समझा आप, जो स्पार्टेम है, स्पार्टेम में ध्यान देना, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, स्पार्टेम के फिगर में देखो यहाँ पे एक अमाइड लिंक है, यहाँ पे आपको अमाइड लिंक दिख रहा होगा, और आप पढ़े हो कि जो CONH2 का लिंक होगा, ऐसा लिंकेज अगर है ये, इसमें अगर H+ वाटर और हीट कर देंगे ये ब्रेक कर जाएगा, ये टूट जाएगा, यानी ब्रेक यहाँ से ब्रेक कर सकता है चीज़, इसलिए वो इसे बोला जाता है कि जब स्पार्टेम का यूज़ करते हैं तो इसको आप हॉट एरिया में यूज़ मत करना, जहाँ पे हॉट होगा ना, जैसे चाय गर्म कर रहे हैं उसमें इसको यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ जहाँ हीटिंग इन्वॉल्व होता है उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होगा, यहाँ से सिस्टम टूट सकता है, यहाँ से अगर ब्रेक कर जाएगा तो आपका जो प्रॉपर्टी है मीठा करने का जो प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगा। एस्पार्टेम का जो यूज है लिमिटेड टू है कोल्ड, यानी कोल्ड ड्रिंक होगा जहाँ पे हीटिंग इन्वॉल्व नहीं होगा प्रोसेस में, ठीक है, वहाँ पे आपको एस्पार्टेम यूज करना है। तो लॉजिक समझ में क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि आपका जो अमाइड लिंक है जहाँ से ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ वहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्पार्टेम है यूज करते तो है, लेकिन इसमें क्या है, इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। बता दिए क्यों होता है, क्योंकि अमाइड लिंकेज होता है। अब अगला जो एलिटेम होता है, एलिटेम का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा मीठा कर देता है, 2000 टाइम्स मीठा करना तो बहुत ज़्यादा मीठा कर देगा, मतलब हमको उसके स्वीटनेस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो अब वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा चीज़, इसलिए क्या होता है इसको भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेटर यूज होता है सुक्रोलोज। जो सुक्रोलोज होता है वो ट्राइक्लोरेट डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का, ऊपर इसका फिगर मैं बना दिया हूँ, और ये क्या होता है शुगर की तरह टेस्ट तो करेगा और स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, और इससे कैलोरी भी नहीं मिलता, आपको इससे आपको कैलोरी भी नहीं मिलता है, तो सुक्रोलोज सबसे बेटर है, कुकिंग टेम्परेचर पे काम भी करेगा, कर सकते इसको, कैलोरी भी नहीं मिलेगा और चीनी की तरह टेस्ट भी करेगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। इसके अलावा क्या है, केमिकल जिसको हम यूज करते हैं क्लीनिंग में, तो सोप्स अगर पढ़े हो 10th में यार, तो जब किसी हम फैट्स को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं उसके प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये बनता है आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सॉल्ट, और इसको हम बोलते हैं, और ये होता है ग्लिसरॉल, ये सोप का कंपोनेंट होता है, ये होता है सोप, और जो ग्लिसरॉल होता है ये आपके सोप को सॉफ्ट, जितना आपका सोबिन सॉफ्ट होगा ना उसका मतलब उसमें ग्लिसरॉल कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्लीनिंग एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और आपके सोप को सॉफ्ट करने के लिए ग्लिसरॉल ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस आपको पता है, इसमें क्या है, कोई एग्जाम्पल याद करना है, तो एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। बाकी सोप बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन।
अब तो सोप का टाइप होता है, सोप का टाइप थोड़ा पढ़ लेना यार, ठीक है। अब सोप हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता, तो हम लोग पढ़ चुके थे में, स्कम फॉर्मेशन होता है, स्कम फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसको था रीड कर लेंगे आप लोग। अब हार्ड वाटर में काम कौन करेगा, तो डिटर्जेंट करता है, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटर्जेंट का एग्जाम्पल याद रखना है। तो ड्राइंग में जो क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, तो डिटर्जेंट को 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं हम। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा चाहे सोप हो या डिटर्जेंट हो, आपका एक उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो पड़ता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट पे कोई चार्ज होता है, तो चार्ज पॉजिटिव और होगा तो उसको बोलता है कटानिक पार्ट, कटानिक डिटर्जेंट। और अगर इन पॉइंट पर चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो उसको बोलता है अनानिक, ठीक है। तो यानी हाइड्रोकार्बन का लास्ट पॉइंट पे चार्ज क्या है वो बताएगा टाइप। तो अनानिक का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखा, अनानिक का एग्जाम्पल क्या होगा कि इस टाइप का होगा। यहाँ देखो सोडियम लॉरेल सल्फेट, यहाँ देखोगे लास्ट में SO3 माइनस है, तो ये हो गया आपका, चूंकि Na+ तो बाहर गया ना, N+ तो हट जाएगा ना, तो अल्टीमेटली आपके लॉन्ग चेन में क्या चार्ज है, नेगेटिव पार्ट है, तो उसको अनानी में डाल देंगे। तो अनानी का एग्जाम्पल, अब अनानी को बनाते कैसे हैं, तो यहाँ बनाने का तरीका दिया हुआ है। किस अल्कोहल में इसको पहले H2 डालेंगे तो ऐसा बनेगा, फिर डालेंगे बेस से तो ऐसा बन जाएगा। तो अनानी का एग्जाम्पल याद रखना आपको यार, क्या होगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट, या हो सकता है ये वाला एग्जाम्पल, सोडियम डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये हो गया अनानी का एग्जाम्पल। कुछ होता है कैटायनिक, तो कैटायनिक एग्जाम्पल क्या होगा, तो कैटायनिक में बेसिकली नाइट्रोजन होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें 4 बॉन्ड बना होगा तो N पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और बैलेंस करने के लिए बाहर चार्ज नेगेटिव लगा दो। ये देखो यहाँ पे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और N पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका कैटायनिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल लिखा, सॉरी इसका नाम लिखा हुआ है, नाम दे देना एक बार, ठीक है। सही, कटाने का यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, कटाइन डिटर्जेंट आपका एक्सपेंसिव होगा, इसका यूज लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे इसका हेयर कंडीशनर में इसका यूज होता है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। और कुछ होता है नॉन आयनिक, नॉन आयनिक एग्जाम्पल, उसमें आयंस नहीं होगा, उस पोलर पार्ट होगा, पोलर मतलब डायपोल होगा लेकिन आयंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना कि अगर मान लेते हैं कि इस एसिड और इस अल्कोहल को अगर हम मिलाएं तो एस्टर बनेगा, ये पार्ट, ये इसका पार्ट पोलर हो गया, और पोलर पार्ट होगा तो फिर से चार्ज की तरह काम कर सकता है, चार्ज नहीं है पर चार्ज की तरह काम करेगा और मिसल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस टाइप का आप नाम याद रखना। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो लिक्विड डिस्पर्सिंग जो सोप होता है ना, वो बेसिकली ये नॉन आई टाइप का होता है, ठीक है। इनका जो क्लीनिंग एक्शन का जो ये प्रोसेस है, वो सोप या डिटर्जेंट की तरह ही होगा, यानी मिसल फॉर्म करके ही निकालेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। फिर वो चलो ऑल अबाउट केमिस्ट्री में एवरी लाइफ, इतना ही आपको पढ़ना है, आपका सारा कुछ इससे बन जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना, कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात करना, ठीक है।